तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स संदीप समय। और हमारी सीरीज चल रही थी एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज। उसी में नेक्स्ट सीरीज लेके आया हूँ 18 सितंबर शिफ्ट 1। तो चलिए डिस्कस करते हैं शिफ्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको सोल्व करूं दोनों तरफ से, देखो ये यहाँ पे ब्रैकेट है। ओके, अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करूं तो कितना हो जाएगा 3/5 एंड 4√3। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x ले लेता हूँ 4√3। दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो आपको इसका रूट ओपन करना है। तो रूट देखो 7225, पता नहीं चल पा रहा ना कि ये किस चीज का रूट है, कौन सी संख्या का रूट है। ठीक है, तो देखो यहां से पता चलेगा 72 को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 8 × 9 आ रहा है। मीन्स जो ये छोटी वाली संख्या है ना 8, इसके बाद में कितना आ रहा है लास्ट में यहाँ पे 25। तो 25 से हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे 5 ही आएगा। ठीक है, तो 85 का रूट होगा ये। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जब भी हम 45, 55, 65 इस तरह की संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो देखो 45 का, देखो 45 का स्क्वायर करने की ट्रिक है, जो ये पहले डिजिट है ना 4, 4 को इससे नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि 20, और जो दूसरी डिजिट है ना 5 उसका स्क्वायर कर देते हैं 25। तो ये ट्रिक होती है किसी भी नंबर के स्क्वायर निकालने की, लेकिन ऐसा नंबर जिसकी जो लास्ट डिजिट है वो 5 हो। ओके, हमने उसी ट्रिक से अंदाजा लगाया यहाँ पे। अब ये देखो ये 12 क्यों आया है, क्योंकि ये 3 × 4 का होगा। तो छोटी वाली डिजिट कितनी है भाई, इसमें 3 है। ओके, और यहाँ 25 है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे 5 आना चाहिए। इट मीन्स 85 - 35, और ब्रैकेट के बाहर है 1/5। तो ये कितना हो गया भाई 50, और 50 को जब 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पी प्लस क्यू का 25%, पी माइनस क्यू का 75%। तो रेशियो पूछा है। देखो मैं इससे इसको 3 बार काट दूंगा। ओके, तो कितना हो गया भाई पी प्लस क्यू अपॉन ये हो गया पी माइनस क्यू इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ से तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 3p माइनस में 3q। अगर मैं देखूँ इसको तो 3q चला गया तो ये हो गया 4q इज इक्वल टू 2p, और q और p का मैं अगर रेशियो निकालूं तो ये आ जाएगा 2/4 मीन्स 1/2। पूछा है p और q का उल्टा, तो 2:1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक बैग में 5 रुपए के भाई 2 सिक्के हैं तो कितना अमाउंट हो गया 10। 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितना अमाउंट हो गया 6। 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितना अमाउंट हो गया 4। तो टोटल अमाउंट हो गया हमारे पास 26 और 4 30, 30 हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, फिर 30 क्यों हो गया 20 हो गया, माय मिस्टेक। देखो ये 20 हो गया और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई 20 नहीं 200 है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू पे जाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। हमें बतानी है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो देखो ये तो हमारा रेशियो था, एग्जैक्ट वैल्यू पे जाने के लिए यहाँ भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिक्कों की संख्या हो गई 20, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 30, और ये 40। 20, 30, 40, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार ने घड़ी का मूल्य 800 अंकित किया, उस पर 15% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसका लाभ कितना था 20%, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। देखो इस तरह के सवालों को करने में मैंने बताया था सीपी, एसपी, एमपी। ओके, अब यहाँ बता रखा है कि 800 रुपये अंकित मूल्य है, तो मैंने यहाँ 800। अब इस पे छूट दे रखी है 15%। अगर मैं इस पे 15% की छूट निकालूं तो देखो 10% तो हो गया 80, और 10 का आधा 5% हो गया 40, यानी कि 120 रुपये इसमें माइनस कर तो 700, 700 में से 20 के 680 रुपये। ओके, और दूसरी कंडीशन ये दे रखी है 20% का लाभ होता है। तो देखो 5 से वैल्यू 6 हो रही है, यस और नो, 5 से 6 हो रही है।
तो 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 680। 5 से 6 क्यों हो रही को हर शिफ्ट में इसको डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। देखो 1/5 है, अगर 5 सीपी एक सी का तो एक उसमें प्रॉफिट मिला है। ओके, तो ये एसपी हो जाएगा। जब 6 का कंपेयर 680 से करेंगे कितना हो जाएगा भाई 780 और 680 तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6 बच गए 2, 6 दिए 113.3 समथिंग। और जब इस 113.3 को 113.3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी आ जाएगा हमारा 5×15 1, 5×15 1 16, 1 5 एकम 5 6, 566.5 के अप्रोक्स आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं भाई। एक उत्पाद को अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा जाता है और इस लेन देन के परिणाम स्वरूप इसने क्रय मूल्य का 10% का लाभ होता है। अर्जित लाभ 30 है, 30% की छूट पर बेचे जाने पर हमें बताना है क्रय मूल्य। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो देखो अंकित मूल्य, सपोज करो अंकित मूल्य यहाँ पे 100 था हमारा और उस पे 20% की वो छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है तो ये 80 आ गया। तो ये 80 क्या है भाई 80 एसपी है, एसपी है ना। दूसरा सवाल में ये भी बोला है कि भाई क्रय मूल्य पर 10% का प्रॉफिट होता है। तो देखो यहाँ कोई सीपी रहा होगा, ठीक है। तो सपोज को सीपी रहा होगा हमारा 10% का प्रॉफिट होता है तो 10% कैसे लिखें भाई 1/10। तो अगर 10 को मैं सीपी मान लूँ तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब हमारा नया एसपी बनेगा यहाँ तो वो बन जाएगा 11। ठीक है 10 से 11। ओके, अब वो बोल रहा है कि लाभ कितना हो रहा है 1 रुपए का, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई लाभ हो रहा है 300 रुपए का। यानी कि इस एक की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 300। अगर एक की वैल्यू 300 है तो ये बताओ भाई इस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 10 की वैल्यू तो ये हो जाएगी 3000। और अगर मैं 11 की वैल्यू पूछूं तो ये हो जाएगी भाई 3300। ये सुन नो। तो देखो हमारे पास सीपी आ गया, एसपी आ गया। अब आप एक चीज देख रहे हैं, पूछा क्या है अगर 30% की छूट दिए जाने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। ओके, अब एक चीज बताओ मेरे को, देखो एसपी हमारे पास दो तरीके से आ रहा है। एक तो एसपी, एक तो एसपी यहां से आ रहा है 3300, दूसरा एसपी हमारे पास ये भी आ रहा है। देखो ये भी एसपी है हमारे पास, ओके, और ये भी एसपी है। तो दोनों एसपी को हम बराबर रख सकते हैं। यस, देखो ये वाला एसपी क्या है, ये वाला एसपी, ये वाला एसपी है एमपी का 80% इज इक्वल टू 3300। यस और ओके, तो यहां से अगर मैं एमपी निकालूं तो कितना आएगा भाई ठीक है 20% की छूट तो अच्छा 80 मान के चलें तो भी कितना हो जाएगा भाई एमपी यहाँ पे 0 से 0 गया। 330 में अगर मैं 8 से भाग दूं ओके तो ये कितना आएगा 8 चौक 32, 1 8 एकम 8 और 2 बच गया 20, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 4125 एमपी आ गया। लेकिन अब वो कह रहा है कि इसको 30% छूट बेचूं। अगर 4125 को मैं 30% छूट दूं तो यानी कि 70% पे बेचूं, यही ना। तो देखो 2 जीरो से एक जीरो कट गई और एक यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। अब क्या हो गया 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 412.5 पे, तो अगर 400 से करूं तो 7 को 28, ठीक है 28 और प्लस 100 से करूं मैं, नहीं सॉरी 12 से करूं तो 12 सत्ते 84, तो 2884 के लगभग कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यही आएगा नियरेस्ट। देखो ये अप्रोक्सीमेशन से हमें आइडिया लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, हमें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर ये वाली इक्वेशन देखी जाए तो इक्वेशन दी हुई ए क्यू माइनस 4a² प्लस 5 माइनस इक्वल टू 0, मूल दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। देखो सिंपल सा है, एक्स प्लस वाई जेड का जो ये मूल है इसका क्या होता है -b/a। ओके, और माइनस बी क्या है यहाँ पे, देखो माइनस साइन लगाया और बी की वैल्यू कितनी है -4 है और ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारा 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो जब भी कभी इस तरह की इक्वेशन हो ना, ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू 0, और हमसे पूछे कि भाई इस समीकरण के मूल हैं ए बी सी, या फिर सपोज करो ये बोले कि एक्स वाई जेड, जो भी बोले, या अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और वो आपसे पूछेंगे कि भाई इनका योग बताना है, इन मूल का योग बताना है। तो हमको क्या करना है, ये जो बी दिख रहा है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, इसका माइनस लेना है, अपॉन ए लेना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे। किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सी ने 15 मार्च 2013 को डी से 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये लिए। भाई डी से उधार लिए उसने, कितने रुपए उधार लिए डी से? 6,000 रुपये। ब्याज कितना? 10% का। सी ने उधार लिए भाई, डी से लिए हैं। ओके, अब चुका कब रहा है भाई? 15 सितंबर 2023 को। तो मार्च से सितंबर 6 महीने हो गए, ठीक है। 6 महीने का टाइम दिया। सी ने बोला कि भाई मुझे इतने रुपए उधार दे दो और 6 महीने के लिए दे दो, 6 महीने के लिए। तो बोला ठीक है ले जाओ भाई, 10% का ब्याज लगेगा। तो बोलो कि ब्याज निकाल के बता दो भाई, मेरे को तो 6 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने का बताओ। बोलो कि 1 साल का तो 10% है, 6 महीने का 5% हो जाएगा। तो बोलो कि ब्याज कितना निकलेगा भाई? अब 6,000 का 5% निकाल लो भाई, कितना हो गया? 6,000 का 5% हो गया यहाँ पे 300। हाँ हाँ, 6,000 का 5% हो गया 300 रुपये। तो बोल के वापस जब लौटाऊंगा तो कितने देने पड़ेंगे? बोलो वापस जब लौटाएगा तो भाई 6,000 प्लस में ब्याज वाले 300 रुपये भी दे देना भाई, है ना। तो टोटल आप ना मुझे 6300 रुपये दे देना, खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक व्यक्ति ने 2200 रुपये की कुल धनराशि को साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश किया, ठीक है। देखो भाई, एक तो 4% पे दे दिया, एक 5% पे दे दिया और एक 10% पे दे दिया। 1 वर्ष के लिए निवेश किया। 1 वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ। तो हमें बताना है कि 5% ब्याज दर पे जो राशि उधार दी थी वो कितनी थी। आई बात समझ में? देखो हमारे पास टोटल राशि कितनी है भाई? टोटल राशि हमारे पास 2200 रुपये की राशि, इसको उधार दे दिया भाई। ओके, एक को दे दिया 4% पे, और दूसरे को दे दिया 5% पे, और तीसरे को दे दिया 10% पे। यस और नो? 1 वर्ष के अंत में तीनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ वो हमें सेम प्राप्त हुआ। इससे भी, इससे भी और इससे भी ब्याज सेम प्राप्त हुआ। राशि अलग अलग लेकिन ब्याज हमें सेम प्राप्त हुआ। ओके, तो हमें बताना है 5% वाली जो वाली योजना थी उसमें कितनी राशि निवेश की। देखो भाई, इसमें क्या है कि अगर ब्याज हमें समान मिल रहा है तो एक बात बताओ मुझे, P1 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ठीक है। यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे P2 हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो तीनों अमाउंट का अलग अलग हो जाएगा ना। यहाँ पे P3 हो जाएगा। यस और नो? R इंटू टी अपॉन 100। अब देखो R तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट है। पहले वाले में R कितना है भाई? 4 है, सेकंड वाले में 5 है, और थर्ड वाले में कितना है भाई? 10 है। ओके, टाइम तो सब में सेम है, टाइम कट जाएगा, 100 कट जाएगा, टाइम और 100 कट जाएगा। अब जो रेशियो निकल के आएगा हमारा, तो वो कितना आएगा? देखो 4P1, और इधर से आ जाएगा 5P2, और इधर से आ जाएगा 10P3। यही आएगा, गेट द सेम इंटरेस्ट। ओके, और अगर मैं क्या करूं, यहां से अगर मैं P1 रेशो P2 रेशो P3 निकालना चाहूं, है ना, ये देखो यहाँ पे प्रिंसिपल आ गए तीनों तीनों। अगर मैं इनको रेशो निकालना चाहूँ, देखो हमें करना क्या है, जैसे P1 का रेशो निकालना है तो P1 वाले अमाउंट को छोड़ दो, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया भाई? 50। अब P2 निकालना है तो P2 वाले अमाउंट को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया भाई? 40। P3 वाले अमाउंट को निकालना है तो इन दोनों का अमाउंट को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया भाई 20। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 4 और
9 नोट 2 11, टोटल प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया 11। लेकिन क्वेश्चन में टोटल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2200। तो देखो कंपेयर करो भाई, 2200 कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है भाई 11 दूनी 22, 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पूछा क्या है भाई 5% वाली हमें तो प्रिंसिपल बता दो। तो 5% वाला मिड वाला है यानी कि 4 वाला, ठीक है। तो इस 4 को भी हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो कितना आ जाएगा भाई 800 हो जाएगा। तो 800 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर एक व्यक्ति टावर के विपरीत दिशा में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री देखता है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी। देखो इस तरीके से एक टावर है, इसकी ऊंचाई है 120 मीटर। एक व्यक्ति है जो इस टावर से दोनों तरफ देखता है, तो दोनों तरफ अवनमन कोण बनता है। एक तरफ तो बनता है भाई 30 डिग्री और एक तरफ बनता है 45 डिग्री। तो देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है, और जब भी इस तरीके के ट्राइंगल बनते हैं तो आपको उनका एक रेशियो थोड़ा सा याद रखना है। अगर 45 डिग्री का कोई ट्राइंगल बनता है तो उसका रेशियो क्या होता है 1:1। ओके, ये 2 हो जाता है। अगर 30 डिग्री का कोई ट्राइंगल बनता है तो उसका रेशियो होता है √3, यहाँ 1 और ये 2। अब एक बात बताओ मुझको, √3 1, ओके ठीक है। अब पूछा क्या है भाई दोनों कारों के बीच की दूरी, तो क्या दोनों कारों के बीच की दूरी यही नहीं हो गई? अगर मैं काउंट करूं तो √3 प्लस में 1, ये वाली हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। अब देखो यहाँ पे जो एक है, एक की वैल्यू 120 क्वेश्चन में दी हुई है। अगर एक के लिए 120 दी हुई है तो √3 प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 120 से मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कोई मैच ही नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, देखो यहाँ ब्रैकेट आएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंबा टी और एफ का आधार एफ जमीन पे है। एक खंबा है देखो भाई, तो इसका जो आधार है एफ, ये जमीन पे है और टी यहाँ पे है। अब एफ से 25 मीटर दूर बिंदु ए से, यहाँ पर इधर जाओ 25 मीटर दूर जाओ, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको बिंदु ए मिलेगा। यहाँ सपोज यहाँ मिल गया एक्स डिग्री का उन्नयन कोण है, तो देखो भाई यहाँ से ये एक्स डिग्री का एक उन्नयन कोण है। उसी तरीके से बी से टी का उन्नयन कोण, बी से, तो बी किधर है ये बताया कि बी किधर है, फ्रॉम अनदर पॉइंट बी 75 मीटर। तो क्या ये सेम साइड है या फिर दूसरी साइड में है, ऐसा मेंशन किया नहीं वैसे। एफ से 75 मीटर दूर बी से टी का उन्नयन कोण y डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई बतानी है मुझे। ऐसा दिया तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हम बी पॉइंट अगर इधर मानते हैं, ओके बी पॉइंट अगर इधर मानते हैं, तो भाई ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा है y डिग्री का। ओके, ये y डिग्री बना है और ये बन रहा है x डिग्री। ओके, और इसकी डिस्टेंस दी है 75 और खंबे की डिस्टेंस भी दे रखी है भाई 25√3। यस और नो, सारी डिस्टेंस हमें दे रखी है। बस अगर डिस्टेंस दे रखी है तो क्या हम रेशियो नहीं निकाल सकते? और अगर हमें रेशियो पता चल गया तो किसी भी ट्राइंगल का एंगल हम इजी बता सकते हैं। देखो इस ट्राइंगल का रेशियो देखो, ये 1 हो गया और ये √3 हो गया। मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर ये 1 हो और ये √3 हो, उस केस में ये वाला एंगल 60 डिग्री होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 25 यहाँ 3 बचे, 25 75, 3 से फिर कटेगा, तो यहाँ भी √3 रेशियो 1 आ रहा है। तो इस केस में ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा। यस और नो? देखो 75 का जब मैं रेशियो करूँगा 25√3 से, तो देखो 25 25 25 या 75, 3√3। जब मैं √3 से इसको काटूंगा तो √3 रेशियो 1 आ गया। और √3 जब नीचे आ रहा है बॉटम में, √3 बॉटम में आ रहा है, इट मीन 30 डिग्री का कोण होगा। और पूछा है भाई एक्स और वाई को अगर जोड़ें, तो देखो एक्स और वाई को हम जोड़ रहे हैं 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, तो टोटल 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं रेशियो की अगर बात करूं तो देखो यहाँ पे कम से कम 3 ट्राइंगल तो हमें याद रखने हैं। ओके, इस तरीके से
देखो अगर 30 डिग्री है यहाँ पे एंगल, या फिर 60 डिग्री है यहाँ पे एंगल, ठीक है, या फिर यहाँ पे 45 डिग्री है एंगल, तो उस केस में क्या करना है, देखो ये तो √3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, और ये अच्छा सपोज करो ये हाइपोटेनस है, ओके, और इस केस में ये 1 हो जाता है, ये √3 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, सपोज करो ये हाइपोटेनस है, और 45 है ये, तो इस केस में 1 1 ये हो जाएगा √2, सपोज करो ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये थोड़े से रेशियो अगर याद है आपको तो ऐसे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो समान ठोस अर्धगोले जिन प्रत्येक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर पिघलाकर एक पूर्ण गोल बनाया जाता है। तो देखो गोले का आयतन हमें पता है, जब एक गोले को पिघला के दूसरा बनाएंगे तो गोला ही बनेगा, गोले का आयतन ही आपस में बराबर होगा, तो गोले का आयतन यही होता है, यही होता है। और दो समान ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है, कितने भाई, दो ठोस अर्धगोले, तो 2/3 पाई, आर की जगह कितना है भाई, आर की जगह 21 है, और एक पूर्ण गोला बनाया जाता है, एक पूर्ण गोला, तो 4/3 पाई r³। एक बना रहे हैं तो एक के बराबर रख देंगे। यहाँ पे ये दो ठोस गोले थे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो क्या कट रहा है यहाँ पे, तो क्या ये 4/3 नहीं हो गया, देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 21 सेंटीमीटर, यही पूछा था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक छिलक बनाते इसमें एक लंबवर्तीय शंकु को उसके आधार के समानांतर काटा गया है, तो मूल शंकु की ऊंचाई कितनी है भाई, 30 सेंटीमीटर है, और कट शीर्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर काटा जाता है। छिन्नक के आयतन और पूरे शंकु के आयतन का अनुपात। देखो भाई इसमें क्या होगा, एक शंकु बना लेते हैं सबसे पहले, तो शंकु बनाते हैं, तो शंकु किस तरीके से दिखेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। जैसे ये एक शंकु है और इसने बोला है कि आधार के समानांतर शंकु पे एक कट लगाया जाता है, ठीक है। टोटल जो ये हाइट दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, ये हाइट है टोटल हमारी 30, ओके, ये 30 है, और एक कट लगाया गया है, ये वाला कट, सपोज करो यहाँ पे हमने कट लगा दिया, और ये कट लगाया है ऊपर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ऊपर से 10 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ तक ये कट लगाया है, तो जो नीचे वाली जो डिस्टेंस बच गई वो कितनी बच गई, 20, यस और नो, 20 बच गई ना। अब इसी के अंदर देखो, इसी के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके का, और ये दोनों ट्राइंगल जो बनेंगे ये सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे। अगर ये वाले डिस्टेंस देखें तो ये है हमारी 30, ये वाली देखी जाए तो ये है 10, और ये रिमेनिंग जो है ये 20 है, ओके। अब एक तो इस वाले ट्राइंगल को देखो और एक इस पूरे ट्राइंगल को देखो, पूरे ट्राइंगल को देखो भाई, यस और नो। अब इसमें इस केस में क्या होगा, देखो भाई, अगर मैं इस बड़े वाले शंकु की बात करता हूँ, जो बड़ा वाला शंकु है, तो 1/3 पाई, आर कितना है भाई, बड़े वाले शंकु का आर कहीं पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, आर इसमें नहीं दिया हुआ, तो आर स्क्वायर एच, एच कितना है बड़े वाले शंकु का, तो वो हमारा 30 है। अगर मैं छोटे वाले शंकु की बात करूं तो 1/3 पाई, और छोटे वाले शंकु की बात करूं तो 1/3 पाई। अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर जैसे इस रेशियो में मैं देखूं तो ये वाली जो हाइट है ये 30 है, और अगर इनका रेशियो निकालो तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको रेशियो देखूं इसका, तो ये रेशियो होगा भाई 1:27, है ना। देख कैसे होगा अभी बताता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर ये वाली डिस्टेंस हमारी 1 आ रही है छोटे वाले की, तो ये भी तो 1 होगी, तो बड़े वाले की ये वाली जो हमारी 3 आ रही है, तो ये भी तो उसी रेशियो में आ जाएगी, उसी रेशियो में आ जाएगी ना। तो देखो ये 27 क्यों हुआ मैं बताता हूँ। 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है, अगर आर स्क्वायर यहाँ पे 1 मान के चले, एच भी यहाँ पे 1 मान के चले, अब यहाँ पे आर स्क्वायर कितना है, 3 है, तो 3 का यहाँ स्क्वायर करेंगे ना, 3 का यहाँ स्क्वायर करेंगे, और एच कितना है, एच जैसे यहाँ पे 3 है, ओके, तो ये सब कट जाएगा,
तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे हो जाएगा 27। तो ये तो बड़े वाले शंकु का हो गया और ये छोटे वाले शंकु का हो गया। आई बात समझ में? तो देखो ये पूरा का पूरा जो शंकु है इसका तो हो गया भाई हमारा आयतन 27, और इस छोटे वाले का, देखो इस छोटे वाले का इसका हो गया 1। अब ये बताओ जो ये छिन्नक बचा है, ये छिन्नक ही तो है, ये जो बच रहा है जो छिन्नक ही तो है, तो ये कितना बचा? अगर बड़े वाले शंकु में से छोटे वाले शंकु घटा दूं तो छिन्नक का आयतन ही तो आ जाएगा 26। पूछा क्या है इसमें भाई? छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का आयतन 26 हो गया और पूरे शंकु का आयतन 27 हो गया। उसी का रेशियो पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सम अष्टभुज की भुजा एक सम चतुर्भुज यानी वर्ग की भुजा की आधी है। वर्ग की भुजा की आधी है और वर्ग की भुजा है कितनी? भुजा नहीं दे रखी, वर्ग का परिमाप दे रखा है। तो देखो भाई एक वर्ग है उसका परिमाप दे रखा है यानी कि 4a इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 5। और हमें ये बता रखी है कि जो अष्टभुज की भुजा है वो वर्ग की भुजा की भी आधी है। वर्ग की भुजा 5 थी, उसकी भी आधी है यानी कि 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, अष्टभुज की एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर है। पूछा है अष्टभुज का परिमाप, तो एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर की है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सजावटी स्तंभ एक समषटकोणीय प्रिज्म के आकार का है। षटकोणीय मतलब हेक्सा, एक प्रिज्म है जो कि हेक्सागोनल है। ओके, अब उसमें क्या दे रखा है? उसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर और उसके अनुभागों की ऊंचाई है, ठीक है, एक षटकोणीय है यानी कि उसकी जो ऊंचाई है उसमें उसकी ऊंचाई को टुकड़ों में बता रखा है भाई। पहली तो 5 सेंटीमीटर यानी कि सपोज करो यहां से यहाँ 5 सेंटीमीटर, फिर अगला 2 सेंटीमीटर अधिक, 2 सेंटीमीटर अधिक यानी कि ये 7 हो गया। उससे अगला फिर 9 हो जाएगा, उससे अगला फिर 11। इस तरीके से जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी भाई? 5, 7, 9 और 11। तो टोटल हो गई 20, 7, 27 और 5 32 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई। तो पूछा क्या है? कुल आयतन। भाई हम अच्छे से जानते हैं कि जो प्रिज्म का आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन होता है वो एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस होता है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम हाइट से, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से। हाइट हमने निकाल ली है 32 सेंटीमीटर आ रही है। ओके, अगर 32 आ रही है नहीं पता लग पाएगा। ओके, अब एरिया ऑफ बेस निकालना है और एरिया ऑफ बेस हमें पता है जब भी हेक्सागन होता है तो उसका एरिया ऑफ बेस निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखो भाई, 3√3/2a²। ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर 3√3 किया हमने अपॉन 2 किया, ए क्या है भाई यहाँ पे? ए 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 150√3 और 150√3 को हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 32 से मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30 और 3 15 3 45 और 3 48, 4800√3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें बताना है कि इनका मध्य बिंदु। तो देखो भाई 3 और 4 को जोड़ो 7 और 7 का आधा कितना हो गया? 7 का आधा कितना हो गया? 3.5, नहीं सॉरी 7 और 3 10 और 10 का आधा कितना हो गया? 5। तो कौन से ऑप्शन में x की वैल्यू 5 है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है तो y का निकालने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। षटभुज के विकीर्ण की संख्या। देखो विकीर्ण निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले तो। विकीर्ण निकालने का फॉर्मूला कितना होता है भाई? √3, नहीं सॉरी √3 नहीं होता, इसका होता है, ठीक है इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है n-3/2। n है यहाँ पे भुजाओं की संख्या। ओके, अब यहाँ पे षटभुज है तो 6 भुजा हो गई, तो 6 - 3 3 हो गया, अपॉन 2 हो गया। 2 को जब काटेंगे तो 3 बार और यहाँ पे इसके विकर्णों की संख्या कितनी आ गई? 9। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC एक त्रिभुज है और त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है, हमें शीर्ष A दिया हुआ है और बिंदु D पूछा है। ठीक है, तो देखो बनाते हैं हम डायग्राम। एक ट्रायंगल बनाया हमने, ये A है, ये B है और ये C है। ओके,
और शीर्ष की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2,3। ओके, अब यदि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, देखो एक बिंदु है यहाँ पे डी, हमने ए से डाला है यहाँ पे, अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो एडी हमारी माध्यिका होगी, यानी कि ये हमारी माध्यिका होगी, और माध्यिका 2:1 में डिवाइड करती है। यस और नो? देखो वो बोल रहा है कि बी सी को दो भागों में बांट रही है, तो बी सी को दो भागों में बांट रही है, इट मीन्स ए डी हमारी माध्यिका होगी। ठीक है, अब ए के जो पॉइंट है मैं दे रखे हैं 2,3, और डी के पॉइंट हमें निकालने हैं। ओके, सपोज करो हमने ये मान लिया x, y, और यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं जी, यानी कि ये माध्यिका 2:1 में बांटती है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं जी, केंद्रक। ओके, और इसके निर्देशांक भी हमें दे रखे हैं, कितने हैं भाई? 4 और 5। अब देखो ये फॉर्मूला होगा, आपने 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो देखो कितना आया, x + 2 अपॉन 3। सिमिलरली क्या करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो 2y + 3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये निर्देशांक x के आगे और ये निर्देशांक y के आगे। अब देखो इसको x वाले को 4 इक्वल रखेंगे, y वाले को 5 के इक्वल रखेंगे। x वाले को रख के देखें हम, x + 2 अपॉन 3, ये 4 हो गया, तो x + 2 4 दिया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। x की वैल्यू 10 आ गई, यही आना चाहिए था। 2 को x किया तो ये हो गया भाई 2x। ओके, तो ये 2x था, सॉरी यहाँ पे 2x, देखो ये देखो यहाँ पे 2 को हमने x से मल्टीप्लाई करना था, तो 2x आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, x के साथ में 2 है, यहाँ 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो इनमें एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास 5 डी की, तो देखो ये ऑप्शन तो हट गए। अब दूसरी और निकालनी पड़ेगी, तो दूसरा और देखते हैं यहाँ पे 2y + 3, 2y + 3 अपॉन 3, इसको y के बराबर रखते हैं। y कितना है भाई? 5 दिया हुआ है इसके अंदर, तो 2y + 3 = 15, ये उड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, और y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमारे जो निर्देशांक आ गए 5,6, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमें ये बताना है कि भाई x की वैल्यू क्या रख दें कि सेटिस्फाई हो जाए, तो क्या हमें ये ट्रिपलेट नहीं दिख रहा? आई थिंक ये एक ट्रिपलेट दिख रहा है मुझे, तो अगर मैं ऑप्शन से ही इसको रखूं, ऑप्शन से क्या रखूं मैं ऑप्शन से? इसमें 3, 4, 5, मैं ये ट्रिपलेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर मैं 6 रख दूं यहाँ पे, देखो x की वैल्यू भाई 6 रखो, अगर मैं 6 रख दूं तो ये कितना हो गया? 9, और 9 का रूट करेंगे तो 3, और यहाँ में मैं 6 रख दूं तो ये हो गया भाई 4, और 4 का रूट करेंगे तो 2, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, यानी x की वैल्यू 6 रखने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। दो वृत्तों को जोड़ने वाली एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा दी हुई है 9 सेंटीमीटर लंबी, और वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी परत दी हुई है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो देखो हमारे पास एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है 9 सेंटीमीटर, और इसका फॉर्मूला पता है हमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का, d² - r का स्क्वायर, तो 9 = डी की वैल्यू कितनी है भाई? बीच की दूरी 15 है ना, तो ये हो गया 225 माइनस बड़े वर्ग की त्रिज्या आ दे रखी है 8 माइनस में r का होल स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, माइनस में 8 माइनस में r का होल स्क्वायर। अब अगर मैं 8 माइनस r को इधर ले आता हूँ, 81 को उधर लेके जाता हूँ, तो माइनस करेंगे हम 81 को, तो 224 में से अगर 80 माइनस करूँ, 224 में से अगर मैं 80 माइनस करूं तो ये कितना हो जाएगा? 4, 144। ओके, 144।
तो अगर ये स्क्वायर में इधर से हटा दूं तो 8 माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 12, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर में उधर लेके जाऊं तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, ये 8 माइनस आर ना होके ये आर माइनस 8 होगा, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव में जो आ रहा है ना ये नहीं आएगा, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं भाई। एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है एबीसीडी में, ए बी वर्त का व्यास है। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा ऐसा चतुर्भुज होता है इस तरीके से, और ये व्यास है और वर्त के अंदर होता है ये, और इसके चारों जो कोने हैं वो वर्त की परिधि को टच करते हैं, इस तरीके से बनता है चक्रीय चतुर्भुज। और ए बी इसमें व्यास हो गया, तो देखो भाई ये ए बी व्यास हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब ए सी दिया हुआ है 40 डिग्री, ए सी डी यानी कि ये वाला ए सी डी, ये हो गया 40 डिग्री। ओके, अब एक बात बताओ, देखो ये व्यास है, तो व्यास से वर्त के एक ही वर्तखंड में जो कोण बनता है क्या वो 90 डिग्री नहीं बनता, ये 90 डिग्री नहीं बनता, ये और नो। तो ये बताओ मेरे को, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 और 40 कितना हो गया 130। और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं, पूछा क्या है भाई बी ए डी, बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो पूछा है। तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत एंगल योग 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं एक तरफ का एंगल देखूं तो 130 डिग्री बन रहा है, तो दूसरी तरफ का 50 डिग्री नहीं होगा, यस और नो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2 होता है, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू पूछी है। अगर देखो ये एक इक्वेशन तो इसमें लिखी हुई है, अगर मैं दूसरी मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यही ना। और अगर इसको मैं माइनस करूँ तो इससे तो ये कट जाएगा, और अगर इसको माइनस करूँ तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में 2 कोस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस में 1 मीन्स माइनस 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो 1/4 हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोट ए स्क्वायर इतना दिया हुआ है तो देखो एक सिंपल सी सौर समीका है, कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, आप सभी जानते होंगे, सौर समीकरण 9th-10th में सभी पढ़े हैं इसको। ओके, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ यहाँ से, देखो कोट स्क्वायर ए को स्क्वायर कर देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ये हो जाएगा। और देखो हमें ये निकालना है कोस स्क्वायर ए, तो ये 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए तो आ गया। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ भी 1 ऐड कर दूं और यहाँ भी 1 ऐड कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 3, ये आ जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो भाई एक डिवाइड है, अब ये डिवाइड करो, कैसे करेंगे इस डिवाइड, तो देखते हैं, करते हैं कोशिश। अब यहाँ देखो, ऊपर देखो, ऊपर 1/10⁶ कॉमन आ रहा है, इसके अंदर क्या हो गया 12⁻² और 6⁻3, ये हो गया। अगर नीचे देखा जाए तो 1/10⁻6 नीचे भी कॉमन आ रहा है, लेकिन ऊपर क्या हो गया 24 और 12, अगर मैं वहां से 2 कॉमन और ले लूं तो क्या वहां पे भी 12⁻3 और 6⁻3 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। देखो इस तरह की सीरीज मैं और भी आगे लेके आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास मैसेज आ जाए, अपडेट आ जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद संदीप सर, इस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आगे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक बार लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो अगर मैं ऊपर देखूं
ऊपर देखूं तो देखो क्या कॉमन आ रहा है। 5 की पावर जो क्यूब है, मैं अगर उसे बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचा? 0.1 क्यूब, 0.01 क्यूब, ठीक है, 0.001 क्यूब, यही बचेगा। यस और नो? और नीचे तो ऑलरेडी हमारे पास सेम ही इक्वेशन दी हुई है, 0.1 का क्यूब, 0.01 का क्यूब प्लस 0.001 का क्यूब। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे ये वाला इक्वेशन कट जा रही है और हमारे पास बच रहा है 125। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने सारे क्वेश्चन किए स्मार्ट तरीके से, बहुत ही इजी सॉल्यूशन हमने किए हैं। और इसके आगे भी मैं नेक्स्ट सीरीज लाऊंगा। तो अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।